हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विक्टोरियन क्रिटिसिज्म को कवर करेंगे। दोस्तों विक्टोरियन क्रिटिसिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इनको सही से कवर करना। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि क्रिटिसिज्म होता क्या है। क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है दोस्तों किसी के द्वारा दिए गए रूल रेगुलेशन को दूसरे के द्वारा ब्रेक करना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि 1 and 1 2 होता है, लेकिन दूसरे ने आकर के कह दिया कि 1 and 1 2 नहीं होता है, 1 and 1 11 होता है। तो दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या किया, पहले के रूल को ब्रेक किया। तो पहले वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। तो इसी प्रकार से लिटरेचर में क्रिटिसिज्म होता है। जनरली जैसे मान लो कोई राइटर ने कहा कि पोइट्री में ये सारी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पोएट ने आके कह दिया कि नहीं, पोइट्री में ये नहीं, ये होनी चाहिए। तो वो क्या किए, पहले वाले राइटर को दूसरे राइटर ने क्रिटिसाइज किए। तो लिटरेचर में जनरली राइटिंग के द्वारा ही पोएट्स एक दूसरे का आलोचना करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो वही है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में हमें जनरली ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ लेना है कि विक्टोरियन पीरियड क्या है, उसके बाद पढ़ना है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म क्या है। इसके अलावा हमें पढ़ना है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के कौन वो मेजर पोएट्स हैं, मेजर क्रिटिक है, जिन्होंने अच्छे अच्छे रूल रेगुलेशन दिए हैं इस पीरियड में और क्रिटिसाइज किए हैं दूसरे पोएट्स को। तो यही सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, एग्ज़ाम यही लिख देना है, एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। क्योंकि बताया मैं आपको विक्टोरियन क्रिटिसिज्म को अगर डिटेल में पढ़ोगे तो इसके ऊपर बहुत मोटी मोटी पोथी आती है। तो हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट नॉलेज में लाना है कि एक्चुअल में विक्टोरियन क्रिटिसिज्म है क्या और किस प्रकार से मैं एग्जाम में लिखूं कि हमें अच्छा मार्क्स आ जाए। यही मेरा टारगेट होनी चाहिए। तो विक्टोरियन क्रिटिसिज्म क्या है, तो पहले मैं आपको विक्टोरियन पीरियड बतला देता हूं। और क्रिटिसिज्म क्या होता है, यानी विक्टोरियन पीरियड में राइटर ने जो दूसरे राइटर को क्रिटिसाइज किए वही क्रिटिसिज्म हुआ। तो विक्टोरियन पीरियड के क्रिटिक के बारे में हमें जनरली यहाँ पे बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, विक्टोरियन पीरियड को देखते हैं। Queen Victoria came to the throne in 1837 and she served for a period of 64 years till her death in 1901। दोस्तों क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की राजगद्दी पे 1837 ईस्वी में बैठी और अपने मृत्यु तक यानी 1901 ईस्वी तक लगातार 64 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पे शासन की। 64 वर्ष अपने आप में एक बहुत ही लंबे कार्यकाल के रूप में इंग्लैंड में जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक बहुत ही लंबे कार्यकाल के रूप में इनका कार्यकाल यानी क्वीन विक्टोरिया का कार्यकाल जाना जाता है। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय मैनी इंपोर्टेंट सोशल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस। दोस्तों ये जो पीरियड है विक्टोरियन पीरियड, इस पीरियड में बहुत सारे सोशल और हिस्टोरिकल चेंजेस हुए, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड लिटरेरी चेंजेस। इन हर जगह इकोनॉमी में भी चेंजेस आया, सोशल, साइंटिफिक एंड लिटरेरी चेंजेस, इन हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस आया विक्टोरियन पीरियड के अंदर, विच नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड English social life but also had far reaching impact on literature and literary criticism। और ये जो दोस्तों सोशल, इकोनॉमी, साइंटिफिक चेंजेस जो आया, इन्होंने न केवल सोशल लाइफ को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि इनका इम्पैक्ट लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे भी काफ़ी हद तक पड़ा। The Victorian period was a reaction against imagination, इमोशन एंड इंडिविजुअल ऑफ रोमांटिक पीरियड। दोस्तों ये जो विक्टोरियन पीरियड है ना, वो रिएक्शन है किसके अगेंस्ट, इमेजिनेशन, इमोशन एंड इंडिविजुअल ऑफ रोमांटिक पीरियड। मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनाइसन एंड रूपर्ट ब्रोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ दिस पीरियड। दोस्तों ये जो तीन पोएट्स देख रहे हो, तीन क्रिटिक देख रहे हो, ये इस पीरियड के विक्टोरियन पीरियड के सबसे हाईलाइटेड क्रिटिक है। इन्होंने अलग अलग प्रकार के रूल दिए हैं इस
के अंदर, इस पीरियड के अंदर, आगे पढ़ोगे आप, इन दिस पीरियड न्यू आइडियाज एंड नॉलेज ऑफ साइंस एंड फिलोसफी वर डेवलप्ड। दोस्तों विक्टोरियन पीरियड के अंदर साइंस और फिलोसफी के नए नए आइडिया एंड नॉलेज क्या हुए, डेवलप्ड हुए। जनरली बता दूं, विक्टोरियन पीरियड के अंदर लिटरेचर बहुत हद तक ग्रो किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 64 साल तक लगातार ये पीरियड रहा। 64 साल तक विक्टोरिया जो है, क्वीन विक्टोरिया वो राज की। तो लंबे जब अंतराल रहा तो विकास भी तो उसी हिसाब से होगा। तो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर के अंदर। इवेल्युएशन ऑफ विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। दोस्तों विक्टोरियन क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो वो 3 स्टेज में आप लोग देख सकते हो। पहला हो गया फर्स्ट स्टेज, और इसका जो ये था ड्यूरेशन, कार्यकाल, वो था 1835 से 60 के बीच। दूसरा जो दोस्तों स्टेज कह सकते हो ये है मिडिल फेज, और ये 1860 से 80 तक बीच हावी रहा। और तीसरा है लेटर फेज, ये 1880 से 1900 तक हावी रहा। चलिए तीनों को थोड़ा अब हम सही से देख लेते हैं। पहला है द फर्स्ट स्टेज, जो कि 1835 से 1860 ईस्वी तक रहा। द अर्ली विक्टोरियन ईरा इज अ पीरियड ऑफ द डीके एंड डिक्लाइन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा क्रिटिसिज्म का विकास नहीं हुआ। अगर देखो तो ये डीके एंड डिक्लाइन, पतन ही यहाँ पे क्षय और पतन ही यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ। देयर इज अ practically no talented critic and no outstanding work of literary criticism। दोस्तों इस पीरियड के अंदर, इस पोर्शन के अंदर बेहतर क्रिटिक नहीं आ पाए। यही कारण है कि यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाया। दोस्तों ये जो कुछ राइटर देख रहे हो, कार्लाइल, मैकॉले एंड जॉन स्टुअर्ट मिल्टन बिलोंग टू दिस पीरियड, इसी पीरियड से ये लोग बिलोंग करते हैं। बट ये जो 3 पोएट्स है, कार्लाइल हो गया, मैकॉले हो गया एंड जॉन स्टुअर्ट मिल्टन हो गया, ये लिटरेरी क्रिटिक्स के रूप में, इस पीरियड के रूप में नहीं उभरे। इस पीरियड में ये सभी लिटरेरी क्रिटिक के रूप में उभरे ही नहीं। ज़्यादा इन लोगों ने कोई इन्वेंशन नहीं किया, कोई प्रिंसिपल नहीं दिया, कुछ दिया ही नहीं। तो ये इतना आप केवल इस चीज़ के अंदर जानना। आगे चलते हैं। दूसरा है मिडिल फेज। मिडिल फेज के अंदर दोस्तों आर्ट्स फॉर लाइफ सेक, इन चीज़ का बात की गई है। इसको हम बात करेंगे आगे, ये पॉइंट्स आएंगे अगले टॉपिक में। मैथ्यू आर्नोल्ड एंड रस्किन बिलोंग टू दिस पीरियड, बोथ outstanding thinkers and scholars. Ruskin is more an art critic than a literary critic। दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड और रस्किन ये दोनों इसी पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये दोनों स्पेशली मैथ्यू आर्नोल्ड ने तो समझिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के अंदर समझिए आग जला दिया। बहुत बेहतरीन काम इन्होंने किया। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन थिंकर्स भी है और स्कॉलर्स भी है, जिसमें से रस्किन जो है ना दोस्तों, ये आर्ट क्रिटिक से ज़्यादा लिटरेरी क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द लेटर फेज। वाल्टर पेटर एंड ऑस्कर वाइल्ड belong to this period। पेटर is known as a aesthetic critic। दोस्तों वाल्टर पेटर एंड ऑस्कर वाइल्ड ये दोनों इस पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो वाल्टर पीटर है ना, ये एक एस्थेटिक क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अंदर आपको आर्ट्स फॉर आर्ट सेक वाले चीज़ को जानना होगा। ये मैं नेक्स्ट जो टॉपिक एक आता है वहाँ पे बताऊँगा। तो ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ विक्टोरियन क्रिटिक। सबसे मेजर यही पॉइंट्स हो गया इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत ही बेहतरीन क्रिटिक माने जाते हैं। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म का फादर आप लोग इन्हें कह सकते हो। 19वीं सदी के बहुत ही बेहतरीन ये क्रिटिक है। इन्होंने विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के अंदर बहुत बेहतरीन काम किए, बहुत सारे इन्वेंशन किए, बहुत सारे अपने वर्क्स क्रिटिसिज्म पे लिखे इस पीरियड के अंदर। मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ विक्टोरियन क्रिटिक। He lays down the main principle of criticism in the study of poetry। दोस्तों स्टडी ऑफ पोइट्री इनका एक बुक है, इन्हीं में इन्होंने क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल को डिस्कस किए हैं। इन्होंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म को इस बुक के अंदर मेंशन किए हैं। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। दोस्तों द स्टडी ऑफ पोइट्री, इसके अंदर क्रिटिसिज्म के हर एक पॉइंट्स के ऊपर
मैथ्यू आर्नोल्ड ने बात की है तो बहुत ज़्यादा, एक पोथी है, लेकिन उसमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट करके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस। इनका कहना है कि पोएट्री का जो भविष्य है ये बहुत लंबा है। अगर हम पोएट्री के ऊपर बेहतर काम करेंगे तो पोएट्री बहुत आगे तक जाएगा। पोएट्री के ऊपर हमें अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए। पोएट्री जो है ना, ये क्या है, इमेंस है। इसका जो फ्यूचर है क्या है, ब्राइट है। ये कहते हैं, ये जो आपका हो गया मैथ्यू आर्नोल्ड। ये दूसरा ये कहते हैं विदाउट पोएट्री साइंस इज इनकम्प्लीट। मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि ये जो पोएट्री है इसके बिना साइंस भी अधूरा है, इसीलिए पोएट्री के ऊपर हम लोगों को काम करनी चाहिए। पोएट्री का जो फ्यूचर ये बहुत ब्राइट है, इसके बिना साइंस भी इनकम्प्लीट है, इसलिए हमें इन्हें बढ़िया से देखना चाहिए, इसके ऊपर बढ़िया से काम करनी चाहिए। अगला कहते हैं ये रीडर शुड बी इंसिस्ट ऑन रियल एस्टिमेट, यानी रीडर्स को जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या करनी चाहिए, जोर देनी चाहिए। ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि पोएट्री जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए एंड आर्टिफिकल होनी चाहिए। पोएट्री जितनी जेन्युइन होगी वो अपने रीडर्स को उतने ही लुभाएगी। तो इस तरह की चीज़ें ये कहते हैं यहाँ पे। आगे दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड थ्योरी ऑफ पोएट्री के अंदर कुछ मेजर चीज़ के ऊपर बात करता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि पोएट्री का जो एक्शन होनी चाहिए वो सूटेबल एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक्शन जो होता है ना पोएट्री के अंदर, वो एक्शन ही सब कुछ होता है। एक्शन इज एवरीथिंग, इसीलिए एक्शन जो होनी चाहिए वो एक सूटेबल एक्शन होनी चाहिए, बढ़िया एक्शन होनी चाहिए। तो ये पहला चीज़ कहते हैं थ्योरी ऑफ पोएट्री के अंदर। दूसरा ये कहते हैं कि पोएट्री का जो है ना वो सब्जेक्ट भी बेहतर होनी चाहिए, क्यों, और वो जो सब्जेक्ट होनी चाहिए वो एंशिएंट थीम पे बेस्ड हो। तो दूसरा ये सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करते हैं। तीसरा ये बात करते हैं मैनर एंड स्टाइल के ऊपर। इनका कहना है कि मैनर एंड स्टाइल जो होनी चाहिए वो सब्जेक्ट और एक्शन उन दो चीज़ को कोरिलेट करके होनी चाहिए, और सब्जेक्ट जो होनी चाहिए क्या होने चाहिए, एंशिएंट थीम पे बेस्ड होनी चाहिए। एक्शन जो होनी चाहिए ना वो एक बेहतर सूटेबल चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एक्शन सब कुछ है। और अगर आपका सब्जेक्ट एंशिएंट थीम पे बेहतर होगा फिर आपका जो पोइट्री होगा ना वो एक्सेलेंट माना जाएगा, ये कहते हैं। इसके बाद इनका कहना है कि एंशिएंट्स आर सेफ गाइड्स। हमें अगर किसी की गाइड की ज़रूरत हो तो हमें सीधे तौर पर एंशिएंट के जो दिए गए गाइड्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो चीज़ हुए वो अब नहीं हो रहे हैं, अब मॉडर्न हो गए हैं। तो इसीलिए हमें एंशिएंट के चीज़ों को फॉलो करने चाहिए। लेकिन शेक्सपियर इसे इग्नोर करते हैं। शेक्सपियर एंशिएंट के चीज़ों को बिल्कुल ही एंशिएंट के चीज़ों को ये लोग इग्नोर करते हैं। तो ये होता है। उसके बाद ये इनका कहना है कि जो स्टाइल होनी चाहिए पोएट्री का एक ग्रांड स्टाइल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये थ्योरी ऑफ पोएट्री के अंदर बात करते हैं। इसी प्रकार से मैथ्यू आर्नोल्ड ने डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म के ऊपर दो चीज़ के ऊपर बात किए हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म में मेनली इन दो चीज़ के ऊपर बात की है, पर्सनल एंड हिस्टोरिकल जजमेंट। बार बार पर्सनल एंड हिस्टोरिकल जजमेंट के ऊपर मैथ्यू आर्नोल्ड जोर दिए हैं। साथ ही साथ टच स्टोन मेथड को इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। टच स्टोन मेथड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जब आप किसी पोएट्री को किसी दूसरे वर्क से कंपेयर करते हो ना तो उसी का एक प्रोसेस होता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है किसी पोएट्री को दूसरे वर्क से कंपेयर करने का। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मैथ्यू आर्नोल्ड है इन्होंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म के ऊपर अपने सिद्धांत दिए हैं। कुछ प्रैक्टिकल भी क्रिटिसिज्म किए हैं, जैसे कि थॉमस ग्रे जो पोएट है इसके ऊपर ये क्रिटिसाइज़ किए हैं। जॉन किट्स को ये क्रिटिसाइज़ किए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को ये क्रिटिसाइज़ किए हैं। इसी प्रकार से शेली को भी क्रिटिसाइज़ किए हैं। अगर आप केवल थॉमस ग्रे को जो क्रिटिसाइज़ किए हैं अगर इसको पढ़ोगे ना तो इनके ऊपर ढेरों बुक बने हुए हैं। तो इसीलिए बस आप लोग इतना जानना जो मैंने यहाँ पे आपको बताया विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के बारे में, इसको एग्जाम में लिख के आना। LNMU के लिए इतना
सफिशियंट होगा। शुरू में आप क्या करिएगा, शुरू में आप लोग इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा विक्टोरियन पीरियड के बारे में। उसके बाद विक्टोरियन क्रिटिसिज्म का जो विकास कितने चरण में हुआ, तो वहाँ पे आप ये 3 चीज़ को दर्शा दीजिएगा। इसी प्रकार से पॉइंट वाइज करिएगा। फिर हर एक पॉइंट्स को थोड़ा 4 से 5 लाइन करके डील कर दीजिएगा। राइटर का नाम इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। इस प्रकार से उसके बाद फिर मैथ्यू आर्नोल्ड वाला जो पोर्शन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा इसी पोर्शन पे, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो क्रिटिसिज्म के ऊपर ये लिखे हैं, द स्टडी ऑफ पोइट्री के अंदर ये जो पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, इनको आप सही से लिखिएगा। बढ़िया जितना लिखोगे उतना आंसर बढ़िया मिलेगा आपको। द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस, जैसे ये हुआ, ये हुआ, इन सभी को इसी प्रकार से वन लाइन छोड़ करके लिखना। इसी प्रकार से थ्योरी ऑफ पोइट्री में क्या क्या ये बताए हैं, इसको आप मेंशन करिएगा। इसी प्रकार से डेफिनेशन के अंदर 2 चीज़ के बारे में बात की है। टच स्टोन मेथड को आप लोग याद रखिएगा कि ये एक साइंटिफिक तरीका होता है किसी पोइट्री को किसी दूसरे वर्क से कंपेयर करने का। इसी प्रकार से ये भी आप वहाँ पे मेंशन कर देना कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी इन्होंने किया है, थॉमस ग्रे पे किया है, जॉन किट्स पे किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ पे किया है, शैली पे किया है। तो इतना लिख दीजिएगा। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म 15 मार्क्स का होगा। इतना अगर आप सही से लिख देते हो तो 15 में से आपको 12 मिनिमम मिल ही जाएंगे, और 15 में 15 किसी को नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 12 से लेकर के 13 14 इसी प्रकार से मिलेगा। 14 भी बहुत कम को मिलते हैं। 12 13 जनरली मिलेंगे, 12 आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। तो इसलिए सही से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।